अगले बिंदु पर आते हैं और वह है, जैसा कि मैंने प्रारंभ में बताया था अध्ययन के बिंदुओं को लेकर, माओ के बाद का चीन, माओ जेडोंग, चीन के संस्थापक मुखिया कहा जा सकता है इन्हें, आधुनिक चीन के संस्थापक मुखिया के रूप में। माओ के बाद चीन का आर्थिक शक्ति के रूप में उदय है। यह शीर्षक है आपके अध्याय के उस हिस्से का जिसकी अब हम चर्चा करने जा रहे हैं। और जैसा कि शीर्षक से स्पष्ट है कि आर्थिक उदय माओ के बाद हुआ। माओ आते हैं 1949 में, सत्ता संभालते हैं, एक क्रांति के तहत सत्ता संभालते हैं जिसमें कम्युनिस्ट विचारधारा पूर्ण रूपेण हावी हो जाती है चीन पर और साम्यवाद की नींव रखी जाती है। एक और अमेरिका जहां पूंजीवाद का प्रणेता बना हुआ पूरे विश्व को अपने कब्जे में, अपने दबदबे में लेने का प्रयास कर रहा था, दूसरी ओर जहां सोवियत संघ साम्यवाद का प्रणेता बनके एक दूसरे खेमे का नेतृत्व कर रहा था, वहीं चीन भी साम्यवादी राष्ट्र के रूप में सामने आता है और इसके पश्चात बहुत तेज़ी से विकास करता है। आज हम जानते हैं कि चीन की प्रगति का स्तर क्या है। सोवियत संघ के पतन के बाद एक विकल्प के रूप में आज चीन हमारे सामने है। माओ युग जो 1977-78 में समाप्त होता है, बहुत लंबा काल रहा, 49 टू ऑलमोस्ट 79। उसके बाद आर्थिक क्षेत्र में चीन की सफलता जो है वो बड़ी आश्चर्यजनक है, एक महाशक्ति के रूप में उभरता है। आखिर हम जानने की कोशिश करें कि चीन की इस महाशक्ति बनने का इतिहास कैसा रहा। आर्थिक सुधार चीन लागू करता है 1978 के बाद, अर्थात माओ जेडोंग के बाद। आर्थिक सुधार के मायने वही हैं जो भारत में 1991 के बाद में किए गए, अर्थात लिबरलाइजेशन, जिसके परिणाम स्वरूप ग्लोबलाइजेशन हुआ देश की अर्थव्यवस्था का। उसी प्रकार चीन का भी हाल हुआ। आर्थिक सुधारों को लागू करने से चीन की जो अर्थव्यवस्था थी वो उस स्तर पर पहुंचने में सक्षम हुई जहां पर आज है। कई लोगों का कहना है कि सन 2040 आते आते चीन जो है वो विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बन जाएगी, अमेरिका से आगे निकल जाएगी। वहाँ की विशाल जनसंख्या, विशाल क्षेत्र और साथ ही तकनीक उनके आर्थिक विकास का मुख्य कारण बन रहे हैं और मदद कर रहे हैं। तकनीकी मामलों की यदि बात करें तो आज चीनी प्रोडक्ट जो हैं आज आप देख रहे हैं, ये पूरे बाजार में सभी तरह के सामानों के लिए छाए हुए हैं। ये बात है 2020 की। कल्पना करिए 2040 का चीन कैसा होगा। और इसके लिए वहाँ की जनसंख्या भी जिम्मेदार है, वहाँ की तकनीकी प्रगति और वहाँ के विशाल आकार। 1950-60 के दशक में जब माओ जेडोंग थे और कम्युनिस्ट विचारधारा, साम्यवादी विचारधारा का बोलबाला था, तो आर्थिक दृष्टि से चीन पिछड़ा रहा, विकास नहीं कर पा रहा था और कम से कम जितना चाहता था उतना नहीं कर पा रहा था। और इसका कारण स्पष्ट था कि वहाँ की विशाल जनसंख्या उनके विकास में, आर्थिक विकास की दर को बढ़ाने में आड़े आ रही थी, बाधा बन रही थी, रुकावट बन रही थी। इसके अलावा दूसरी दिक्कत जो वहाँ थी वह थी परंपरागत खेती, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फार्मिंग। साम्यवादी व्यवस्था स्वयं भी काफ़ी हद तक जिम्मेदार थी उनके विकास की दर के गिरते हुए स्तर को देखते हुए। और कृषि का परिणाम ये था कि वहाँ के लोगों को स्वयं को पर्याप्त भोजन नहीं मिल रहा था। ये हालत थी सन 1960-65 तक। इससे भी बुरा ये था कि एक और जहाँ जनसंख्या वैसे ही बहुत विशाल थी, उसकी दर भी बड़ी खतरनाक थी। बड़ी तेजी से वहाँ की जनसंख्या बढ़ रही थी और इसलिए किसी भी तरह का विकास
होता था, वह यदि वास्तव में होता भी था तो बढ़ती जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में, उसकी पृष्ठभूमि में वह विकास छुप जाता था। तो ये चीन की समस्याएं थीं। इन समस्याओं से कैसे चीन उबरता है, और हम इसको दो काल में बांट सकते हैं, माओ जेडोंग इरा और पोस्ट माओ जेडोंग इरा। 1970 के आसपास वहाँ की जो सरकार है वो कुछ नए निर्णय लेती है। 1972 में चीन, जो अभी तक अपने दरवाजे पूरी तरह बंद रखा था, चीन के बारे में कहा जाता था एनिग्मा रैप्ड इन मिस्ट्री। साम्यवादी देश रूस और चीन दोनों अपनी दीवारों, अपनी सीमाओं को इतना ज़्यादा नियंत्रित करके रखे थे कि उन देशों के अंदर क्या हो रहा है ये बाहर वालों को पता नहीं था, और न ही बाहर के विचार अंदर जा पा रहे थे। इसीलिए एनिग्मा रैप्ड इन मिस्ट्री की भाषा इनके लिए उपयोग की गई। लेकिन 1972 आते आते चीन में बदलाव आता है और वह अपने संबंध पहली बार किसी पश्चिमी राष्ट्र से बनाता है, और वह भी अमेरिका से। इसके अर्थ ये हुए कि 1970-71 आते आते अमेरिका को भी लगने लगा था कि चीन एक बढ़ती ताकत है, और उसके साथ हाथ मिलाना ही अमेरिका के हित में भी है, और इसीलिए दोनों हाथ मिलाते हैं और आर्थिक संबंध बनाने को तैयार होते हैं। 1973 उस समय के प्रधानमंत्री चाओ एन लाई वो आधुनिकीकरण के प्रस्ताव लाते हैं और मॉडर्नाइजेशन का प्रस्ताव। याद रखेंगे, पश्चिमीकरण का नहीं। बहुत से देश पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण में अंतर न समझते हुए धोखा खा गए हैं। यहाँ पर चाओ एन लाई ने आधुनिकीकरण की बात की, और वो भी कुछ ऐसे आधारभूत क्षेत्रों में जिसमें से एक था सैन्य क्षमता, दूसरा था आर्थिक क्षेत्र, तीसरा था प्रौद्योगिकी क्षेत्र, और उसके अलावा कृषि। ये आधारभूत क्षेत्रों में आधुनिकीकरण का प्रस्ताव आता है। दुर्भाग्य से सोवियत संघ इस तरह के कदम नहीं उठा पाता, और इसीलिए सोवियत संघ का विघटन होता है 1990 में, जो साम्यवादी विचारधारा का सबसे बड़ा पोषक था। और दूसरी ओर चीन, चूँकि बिल्कुल सही समय पर वह आधुनिकीकरण की ओर बढ़ चलता है, आज चीन महाशक्ति के रूप में उभर गया है। इन प्रस्तावों के बल पर चीन ने अपनी नीतियों में कुछ और बदलाव लाए। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण पड़ाव जिसने चीन को महाशक्ति बनने की दिशा में अग्रसर किया, वह आता है 1978 में, जब तत्कालीन चीन के नेता डेंग जियाओपिंग, इन्होंने ओपन डोर पॉलिसी अपनाई। जैसा कि शब्द से स्पष्ट है, खुले द्वार की नीति। खुले द्वार की नीति का अर्थ, वो जो पहले जो बैरियर्स थे आवाजाही में, चाहे माल की आवाजाही, संसाधनों की आवाजाही या मानव का आवागमन, इसमें जो प्रतिबंध थे, बहुत सारी जो सीमाएं थीं, उनको सबको खोल दिया गया, और इसे कहते हैं ओपन डोर पॉलिसी। इसके तहत आर्थिक सुधारों के क्रम ने बहुत तीव्र गति पकड़ी और आर्थिक सुधार बहुत तेज़ी से आगे बढ़े। चीनी नेताओं ने बहुत विवेकपूर्ण एक निर्णय लिया, और वो क्या था? रूस की शॉक थेरेपी का आर्थिक मॉडल ना अपनाकर चरणबद्ध तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व बाजार में खोलना। इस बिंदु को आप दिमाग में रखें, क्योंकि आपके मन में ये कौतूहल सदैव बना रहेगा कि साम्यवादी व्यवस्था अच्छी कि बुरी, और अच्छी का उदाहरण यदि चीन है तो फिर रूस क्यों नहीं रहा? सोवियत संघ से मेरा अर्थ है, फिर वो क्यों ढह गया? दोनों ही
पक्की साम्यवादी व्यवस्था के प्रतीक थे। फिर एक ढह गया और कुछ ही वर्षों में, वो भी महाशक्ति बनने के बाद, और दूसरा सतत रूप से महाशक्ति बनने की दिशा में अब अग्रसर ही नहीं बल्कि सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका को अब पीछे करने की कगार पर है। इसका उत्तर एक ही है, वह यही जो मैंने अभी बात कही कि सोवियत संघ की जो आर्थिक व्यवस्था थी वो शॉक थेरेपी के मॉडल पर आधारित थी। अब शॉक थेरेपी क्या है इस पर मैं यहाँ चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि इसका विस्तार से अध्ययन हम लोग अन्य अध्यायों में कर चुके हैं। खासकर समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, इस अध्याय के तहत हमने शॉक थेरेपी को पढ़ा, जिसमें अमेरिका हमेशा ये प्रयास करता था कि पहले उस देश की आर्थिक व्यवस्था को ढहा दिया जाए और उसके बाद फिर वहाँ पर आर्थिक मदद पहुँचाई जाए। पहले वहाँ की देश आर्थिक व्यवस्था को तोड़ दिया जाए, भंग किया जाए, उसके बाद फिर आर्थिक मदद पहुँचाई जाए। यहाँ सोवियत संघ ने जहाँ शॉक थेरेपी के मॉडल को अपनाया, चीन इससे कोसों दूर रहते हुए उसने क्रमशः साम्यवादी व्यवस्था को समाप्त करने की प्रक्रिया अपनाई और क्रमशः अपने को विश्व बाजार में खोलने की। ये जो शब्द क्रमशः है, यही सोवियत व्यवस्था और चीन की अर्थव्यवस्था के अंतर को स्पष्ट करती है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। चीन इसका बहुत बढ़िया उदाहरण है। चरणबद्ध तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व बाजार में खोलना ये शुरू होता है और सन 82 और सन 98 में दो और पड़ाव आते हैं, जब कृषि और औद्योगिकरण का निजीकरण किया गया, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड ऑफ इंडस्ट्रीज। अर्थात साम्यवादी व्यवस्था के तहत जो ये सारी चीज़ें सरकारी नियंत्रण में थी, अब उस पर ढिलाई दी गई और एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियलाइजेशन ये अब प्राइवेट हैंड को देने की नीति अपनाई जाने लगी, ताकि विदेशी निवेशक जो हैं, विदेशी पूंजी जो है, विदेशी लोगों की आवाजाही जो है वह बढ़े और आकर्षित करे इनको। इस प्रकार इस क्रमबद्ध परिवर्तन ने, बदलाव ने, आर्थिक नीति के क्रमबद्ध बदलाव ने चीन को वहाँ पहुँचा दिया जहाँ आज वो खड़ा है। इसके बाद चीन ने कुछ नीतिगत बदलाव भी किए, जिसके तहत है विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना। आखिर विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या हैं? अंग्रेजी में से कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन, संक्षिप्त में SEZ। ये कहना यहाँ अनुचित नहीं होगा कि भारत ने भी चीन के इस स्पेशल आर्थिक जोन के विचार से प्रेरणा लेकर किसी समय में ये प्रक्रिया प्रारंभ की थी, लेकिन दुर्भाग्य से भारत में सफल नहीं हो पाई। चीन ने विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना करते हुए कृषि उद्योगों के निजीकरण को बढ़ावा दिया और इससे चीन की जो आर्थिक व्यवस्था है उसको काफ़ी मजबूती मिली, क्योंकि औद्योगिकरण का निजीकरण इसलिए ज़रूरी हो गया था कि यदि गुणवत्ता के साथ यदि प्रोडक्ट सामने आना है, माल आना है, तो आवश्यक है कि पूंजी निजी हाथों में हो, कैपिटल निजी हाथों में हो। इसके अलावा इसलिए भी ज़रूरी हो गया था क्योंकि ये दौर ग्लोबलाइजेशन का दौर था, वैश्वीकरण का दौर था, और इस वैश्वीकरण के दौर में विदेशी पूंजी का आना जाना, साधन संसाधनों की आवाजाही एक अपरिहार्य कदम हो चुका था। चीन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करता है जब 2001 में वो विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो जाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। साम्यवादी देश सामान्यतया ऐसी संस्थाओं के पूरे खिलाफ रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या IMF या वर्ल्ड बैंक ये संस्थाएं अपने पूंजीवादी विचारों के लिए जानी जाती हैं। और कहाँ ये साम्यवादी देश, बल्कि साम्यवादी व्यवस्था के प्रतीक देश, वे कैसे बर्दाश्त करते इस तरह की संस्थाओं को। लेकिन चीन ने कमोबेश इसकी कोई चिंता न करते हुए अपने साम्यवादी विचारों में नरमी लाते हुए
WTO का सदस्य बनना स्वीकारा और वर्तमान में अब स्थिति ये है कि चीन विश्व की एक आर्थिक शक्ति बन चुका है। सबसे बड़े देशों में उसका नाम आता है और सन 97 आते एशियान देशों में जो आर्थिक संकट आया था उसमें चीन ने उस संकट से एशियान देशों को उबारने में चीन ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यद्यपि विश्व स्तर पर चीन बहुत बड़ी महाशक्ति बना है, फिर भी चीनी अर्थव्यवस्था में कोई कमी ना हो ऐसा कहना गलत होगा। चीनी अर्थव्यवस्था की अपनी कुछ बुराइयां भी हैं। हम भारत में ही देखें कि जो चीनी प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी जो लाइफ होती है, शेल्फ लाइफ जिसे हम कहते हैं, बड़ी संक्षिप्त रहती, ज़्यादा समय के लिए वो लास्ट नहीं करते। लेकिन दूसरी ओर यदि हम देखें तो चीनी प्रोडक्ट की बहुत सी वैरायटी भी है। यदि हम समस्याओं की बात करें तो एक महत्वपूर्ण समस्या है बढ़ती बेरोजगारी। दूसरी, महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं देखा गया है। तीसरा, चीन में अमीरों और गरीबों के बीच की दूरी बहुत बढ़ी है। चौथा, चीन कतई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है कि कुछ ऐसे औद्योगिक घराने सामने आए जो वहाँ की सत्ता के साथ टक्कर ले सकें, प्रतिद्वंदिता कर सकें, और इसीलिए इस बात का दबाव और शंका हमेशा चीन के उन औद्योगिक घरानों पर बना रहता है जो उभरते हुए उद्योग हैं। चीन की जो कमियां दिखाई दे रही हैं आर्थिक दृष्टि से, ये वैसे तो कमोबेश सभी देशों में हैं, मात्र चीन तक ही सीमित नहीं है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि चीन का जो आर्थिक विकास है, इन कमियों के रहने के बावजूद किसी रूप में कम नहीं आंका जाए। यदि आज अधिकतर देश बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन देशों की चीन के साथ व्यापार करने को उत्सुक हैं, वहाँ उद्योग लगाना चाहती हैं, वहाँ पूंजी लगाना चाहती हैं, तो ये इस बात का परिचायक है कि चीन एक अत्यधिक महत्वपूर्ण आर्थिक शक्ति है। आखिर देश आर्थिक रूप से मजबूत होगा, स्थायी होगा, उसकी नीतियाँ स्थायी होंगी, विश्वसनीयता होगी, तभी तो विदेशी ताकतें अपनी पूंजी वहाँ लगाएंगी। तो इस पैमाने को लेकर भी चलें तो चीन निश्चित रूप से एक बहुत बहुत बड़ी शक्ति है। 2040 तक तो ऐसा माना जा रहा है कि चीन सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनेगा, अमेरिका को भी पछाड़ देगा। आर्थिक सुधारों की शुरुआत के बाद से यदि हम चीन की आर्थिक दर को देखें तो सबसे तेज सुधार का दर उसका रहा है। आर्थिक वृद्धि के दर की तेजी सबसे ज़्यादा चीन में देखी गई, और यदि यही रफ्तार रही जैसी है वर्तमान में, तो निश्चित रूप से अमेरिका को 2040 तक वो पछाड़ देगा। चीन की स्वयं की विशाल आबादी, यद्यपि उसके दर में अब थोड़ी कमी आई है, आबादी के वृद्धि दर में, चीन का विशाल भूभाग, और उस विशाल भूभाग में चीन के पास उपलब्ध सभी तरह के प्राकृतिक संसाधन, साथ ही क्षेत्रीय अवस्थिति, राजनीतिक प्रकार, ये सब मिलकर चीन को एक बहुत बड़ी ताकत बनाए हैं, चीन के प्रभाव को कई गुना बढ़ाए हैं। आप चीन को नक्शे में देखिए तो कितना विशाल दिखता है, और उसके सामने दूसरे देश, भारत जैसा विशाल देश भी उसके सामने बहुत छोटा दिखाई देता है। दूसरी ओर चीन की सीमाओं को देखिए, 3 ओर समुद्र, उत्तर में सबसे ठंडे क्षेत्रों को छूता हुआ इलाका, पश्चिम में सोवियत संघ और यूरोप के देशों को छूता हुआ इलाका, और दक्षिण में हिमालय की सीमा। बहुत ही विशाल इलाका है, इसका पूरा फ़ायदा। और इस विशाल इलाके का अर्थ है, इतने बड़े विशाल इलाके में ज़मीन के अंदर कितने तरह के प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक
इनके पास संसाधन होंगे, इसकी कल्पना करना दूभर है। और इसीलिए चीन की आर्थिक ताकत को बढ़ाने में ये फैक्टर्स बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। निष्कर्ष ये कि चीन की अर्थव्यवस्था की उन्नति की यदि हम बात करें तो क्रमवार पहला कारण आर्थिक सुधार और खुले द्वार की नीति की घोषणा। दूसरा, बाजार मूलक अर्थव्यवस्था को अपनाने की बजाय अपना तरीका अपनाया। बाजार मूलक अर्थव्यवस्था अर्थात मार्केट फोर्सेस जहां ये तय करें कि लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन की दर क्या होगी, कीमत क्या होगी, चीन ने उसकी कतई परवाह न करते एक अपना ही तरीका निकाला। अर्थात शॉक थेरेपी की बजाय चरणबद्ध क्रम से ओपन डोर पॉलिसी अपनाना। ओपन डोर पॉलिसी एक दिन में नहीं हुई। भारत को यदि हम देखें तो 1991 में भारत अचानक खुला। लगभग 300 से ज़्यादा आइटम्स इस कराधान की सीमा से बाहर हो गए। एक बहुत क्रांतिकारी कदम था। लेकिन भारत एक अच्छा शॉक एब्जॉर्बर देश रहा है और उसने बड़ी सफलतापूर्वक इस बदलाव को अपने में अडेप्ट किया है। रही चीन की बात, तो आज चीन में अरबों अरबों डॉलर का फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, विदेशी पूंजी का विनियोग है। जबकि माओ का क्या सिद्धांत था? माओ जो 1949 से 1973-74 तक शासक रहते हैं, माओ जो साम्यवादी विचारधारा के कट्टर समर्थक रहते हैं, माओ जो चीन के आधुनिक चीन के प्रणेता माने जाते हैं, उनका विचार था न दुनिया से सहायता लेना, न दुनिया के व्यापारियों को चीन में घुसने देना। और इसीलिए उन्होंने चीन की दीवार जैसी कल्पना करते हुए चीन को पूरे विश्व से काट दिया था। किसी भी तरह का उससे संपर्क नहीं था। दूसरा कारण उन्नति का, या अगला कारण सैन्य बजट में कटौती। सैन्य खर्चों में, सैन्य मदों में होने वाले खर्च को कम करते हुए वहाँ का पैसा आर्थिक विकास में लगाना, ये एक बहुत बड़ा कदम था। भारत को भी ऐसे ही कुछ कदम की, सख्त कदम की ज़रूरत है। लेकिन भारत की बहुत बड़ी पूंजी सामरिक रक्षा के मुद्दे में खर्च की जा रही है। तो चीन का आर्थिक विकास का दूसरा कारण सैन्य बजट में कटौती। यदि चीन चाहे तो अपने सैन्य बजट को बढ़ाए और एक दिन में सामरिक महाशक्ति बन जाए, लेकिन चीन उससे पहले आर्थिक महाशक्ति बनने के प्रति प्रयासरत है, वचनबद्ध है। तीसरा, इसकी उन्नति का तीसरा कारण था डेंग जियाओपिंग की नीति, जिसमें उन्होंने सहकारी कृषि की नीति को, जो साम्यवादी व्यवस्था की जड़ थी, उसे समाप्त किया और निजी हाथों में दिया। निजी उद्योगों की स्वतंत्रता शुरू की, वस्तुओं पर मूल्य नियंत्रण समाप्त किया और बाजार अर्थव्यवस्था के जो अन्य मापदंड हैं उसको लागू किया। अर्थात साम्यवादी व्यवस्था से धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से जो बदलाव लाए गए, वह चीन की उन्नति के मुख्य कारण है। अगला कारण, एक ऐसा सार्थक प्रयास, कंसर्टेड एफर्ट, सामूहिक प्रयास, जिससे विदेशी पूंजी चीन में आए, विदेशी निवेश चीन में आए, चीन को एक आकर्षक देश के रूप में प्रस्तुत करने की क्षमता चीन में थी। परिणाम क्या होता है कि भारी स्तर पर विदेशी पूंजी चीन में आती है और विदेशी पूंजी के साथ विदेशी लोग आते हैं, विदेशी विचार आते हैं, विदेशी तकनीक आती है। यही सब चीज़ें तो किसी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में मदद करती हैं। आज चीन के पास विदेशी मुद्रा का अपार भंडार हो गया और इसीलिए अब वह उस मुद्रा के बल पर दूसरे देशों पे निवेश भी कर रहा है, वहाँ पैसा लगा रहा है, जो किसी साम्यवादी विचारधारा के खिलाफ है। लेकिन चीन इस तरीके के बदलाव के प्रति कतई चिंतित नहीं है। इसके बाद अगला परिवर्तन, अगला उन्नति का कारण, व्यापार संगठन 2001, जैसा मैंने बताया, WTO में शामिल होना। ये महत्वपूर्ण किस लिए हो जाता है? क्योंकि WTO में शामिल होने पर होकर चीन विश्व व्यापार का एक हिस्सा बन जाता है
और WTO की नीतियों से अपने को बांध देता है। इस तरह से अपने को बांध देना चीन को विवश करता है कि वह पूरी तरह विश्व व्यापार के लिए उपलब्ध हो जाए। यही चीन के आधुनिकीकरण की या महाशक्ति बनने का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। अगला, उन्नति का कारण। चीनी अर्थव्यवस्था में कृषि और ग्रामीण उद्योग, इस पर जोर दिया जाना। कृषि को तो निजीकरण हो चुका है, ग्रामीण उद्योग भी निजीकरण ही की ओर ही है, और इस पर लगातार सतत रूप से दबाव है, सतत रूप से सरकार का प्रयास है। भारत में भी पब्लिक सेक्टर की विचारधारा आई थी, लेकिन दुर्भाग्य से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या स्मॉल सेक्टर की ओर सरकार का ध्यान उतना नहीं गया। गांधीयन विचारधारा के तहत भी भारत में ये बातें लागू होनी थी, जिसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को पूर्ण रूप से सरकारी सहयोग मिले और उसे प्रेरित किया जाए, उसे बढ़ाया जाए। लेकिन दुर्भाग्य से भारत में ऐसा नहीं हो सका। चीन में आज भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि बड़े बड़े बहुआयामी उद्योग। और इसी कारण चीन आज अमेरिका को चुनौती देने के लायक है, सक्षम है। 1997 का मैंने जिक्र किया, किस तरह एशियान देशों को चीन ने मदद की और उनको स्थिति से उबारा। इसका परिणाम क्या हुआ होगा? एशियान के ये सदस्य देश चीन के प्रति अपने को उपकृत महसूस करते हैं। उस समय मिली हुई आर्थिक मदद, जिसमें उन देशों को, जिसमें सिंगापुर भी शामिल था, ये बहुत मायने रखती है। इसके बाद लैटिन अमेरिका, जिसे दक्षिण अमेरिका कहते हैं, और अफ्रीका, वहाँ पे उसने जो अपनी पूंजी लगाई है वो भी एक तरह की मदद ही थी। इस प्रकार उसकी नीतियाँ बताती हैं कि ज़रूरतमंद देशों, विकासशील देशों के मामले में चीन जो है वो उनके एक मजबूत सपोर्टर के रूप में सामने आया है, और इसलिए एक नई विश्व शक्ति के रूप में देखा जा रहा है। रही बात भारत के चीन से संबंधों की, क्योंकि ये भी बहुत अहम है मुद्दा है।